हेलो प्यारे बच्चे, सब तैयार हैं? किस काम के लिए हम लोग तैयार हैं? मॉडर्न फिजिक्स के थ्योरी को सुनने के लिए। मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के थ्योरी को सुनने के लिए जो प्रत्येक संडे लिया जाता है। तो बीच में आपका टेस्ट के कारण कुछ डिस्टरबेंस हुआ था, जो क्लास ब्रेक हुआ था। ये क्लास अगेन स्टार्ट हो गई और ये क्लास पुनः चलते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने जो बातें पढ़ा था शुरू में पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको मैसेज किया था कि प्यारे बच्चों उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो विद्या मंदिर है, झूठ नहीं बोलेंगे आप लोग। कौन कौन रिवीजन करके आए हैं, हाथ उठाइएगा हाथ को। रिवीजन करने वालों की संख्या बहुत कम है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो कुछ बातें मैं चर्चा करूंगा। पुराने बातों का चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चर्चा करने में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन एक एक हिंट्स देते हुए आगे बढ़ेंगे और तब फिर हम लोग न्यू पॉइंट आएगा। आज इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रीम पॉइंट है, हम उसी पर फोकस करने वाले हैं। और वो पॉइंट है आपका व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट इट्स लॉ एंड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इतने बातों पर आज फाइनल डिसीजन पर हम लोग पहुँचेंगे, जो प्रत्येक बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आना है। तो आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए हम बच्चे लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। जो आपका ये चैप्टर 11 आपका है, मॉडर्न फिजिक्स का है। इस मेन बातें क्या था, तो आपने सुना था फोटोन के बारे में। क्या सुना था? फोटोन के बारे में सुना था। वर्क फंक्शन के बारे में सुना होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना होगा। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सुना होगा। काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सुना होगा। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सुना होगा। रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सुना होगा। इतने सारे बातों को आपने सुन चुका है। यदि हमारे प्यारे बच्चे कोई नहीं सुन पाए हैं तो उनके पास लेक्चर अवेलेबल है। मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर 11 करके ऐप में भी लेक्चर है और आपके यूट्यूब में भी लेक्चर है। आप उसको जैसा रिवीजन कर लेंगे। चूँकि बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर को जानने के पहले पीछे का लेक्चर का रिवीजन होना चाहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ के आपको मैं रिवीजन कराना चाहूँगा। क्वेश्चन पूछ के जैसे मैं आपसे बात करूं, ध्यान देंगे। किसी भी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वह उस मेटल में जो पॉजिटिव आयन्स है उसके साथ वो लूजली बॉन्डेड होता है। मीन्स उसके बीच कमज़ोर एक आकर्षण बल होता है। उसका कुछ नाम रखा गया था, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सरफेस बैरियर। क्या कहते हैं उसको? सरफेस बैरियर कहते हैं। मान लो कि यहाँ पर बातें हो रही है मेटल सरफेस से। मेटल इस जगह को खाली करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, तो ये जगह खाली हो गया, तो इसका नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव। तो इसके बीच में कमज़ोर बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस बैरियर। क्या कहते हैं? सरफेस बैरियर। सरफेस को कहते हैं। बार बार ये शब्द का उच्चारण करेंगे, इस शब्द को यूज करेंगे। ताज़ा हो गया आपके दिमाग में? वेरी गुड। अब कहता है कि सर यहाँ से
इस चैप्टर में हम लोग सोलर प्लेट के थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो सोलर प्लेट के थ्योरी को पढ़ने के लिए हम लोग के माइंड में चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यह इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ बाहर आ जाए तो इसको कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका हिंदी हम लोग जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो आप सारे बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे, इस इलेक्ट्रॉन को उसके उत्सर्जन कराने के लिए बॉन्ड टूटना चाहिए कि नहीं, ये सरफेस बैरियर टूटना चाहिए कि नहीं। और इस सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। हम लोगों को याद होगा हिंदी में क्या कहते हैं इसको? फलन। मिनिमम एनर्जी फॉर ब्रेक द सरफेस बैरियर या मिनिमम एनर्जी फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं कौन सी? वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। फलन कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई नॉट से डिनोट करते हैं। ये हमारा है रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं वर्क फंक्शन। इस ऊर्जा को प्राप्त करके सरफेस बैरियर टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है, इमिट कर जाता है। इसी को कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता हुई उसको कहा वर्क फंक्शन। उसका स्पेशल सिंबल हुआ फाई नॉट। क्या हुआ? फाई नॉट। अब इसके बाद आपको बताने का मैंने कोशिश किया था कि सर इस सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए एनर्जी, जो एक्सटर्नल एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, वह एनर्जी क्या क्या हो सकता है। वह एनर्जी आपका हीट एनर्जी द्वारा भी दे सकते हैं, फील्ड एनर्जी भी हो सकता है। हीट एनर्जी मतलब उसको हीट करेंगे, हीट एनर्जी मिलेगा तो ब्रेक कर सकता है। फील्ड एनर्जी मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस प्लेट को रख देंगे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, वहाँ से भी ब्रेक कर सकता है बैरियर, वहाँ से कुछ बात इमिट हो सकता है। तो उसको फील्ड इमिशन कहते हैं। हीट एनर्जी के कारण जो इमिट करता है थर्मल इमिशन कहते हैं। अब कहता है कि सर लाइट एनर्जी। क्या एनर्जी? वो लाइट एनर्जी कौन सा? जो सन से हमारे अर्थ पर आ रहा है। तो सन से जो लाइट आ रहा है वो लाइट ही नहीं, बहुत सारा और वेव्स आ रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हमारा 7 पार्ट में बटा हुआ है, जिसका एक पार्ट है यूवी लाइट, परावैंगनी प्रकाश, और उसी का एक पार्ट है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। तो यूवी लाइट अलग है, विजिबल लाइट अलग है, दोनों का फ्रीक्वेंसी का रेंज भी अलग अलग होता है। तो कहा यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, परावैंगनी प्रकाश जब मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उससे जो एनर्जी प्राप्त होता है उस एनर्जी को प्राप्त करके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट कर सकता है। और इस चैप्टर में इसी कंसेप्ट का अप्लाई करना है। और ये लाइट एनर्जी आता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसी फेनोमेनन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसी पर हमारा फोकस होगा। अब यहाँ पर एक बात और जानना है कि ये जो लाइट है, यूवी लाइट से एनर्जी हमारे पास आता है, वो एनर्जी
अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश, ये जो है इसको हम लोग विकिरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकिरण। इंग्लिश वर्ड क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। इस रेडिएशन से जो एनर्जी आता है, उस एनर्जी का जो बंडल होता है उसका कुछ नाम है और उसका नाम है फोटोन। क्या नाम है? फोटोन। और इसका नाम है फोटोन और क्वांटा इसका नाम रखा गया है। तो इसी के बारे में मैक्स प्लांक ने बताया। किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम थ्योरी। क्या दिया था? क्वांटम थ्योरी, जिसमें आधार पर उन्होंने बताने का कोशिश किया था कि वो जो विकिरण के रूप में ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक आ रहा है वह कण के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? वास्तव में वो कण है नहीं, कल्पना किया गया है। ऐसा नहीं कि कण मान लेंगे ईटा पत्थर, वो कण नहीं, कण के रूप में उसको माना गया, जिसको कहते हैं टीनी बंडल ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक छोटा सा बंडल है जिसका नाम रखा गया है फोटोन और क्वांटा। उस फोटोन और क्वांटा के एनर्जी के लिए मैक्स प्लांक ने कुछ बातें बताया था कि उसका एनर्जी कितना होता है। तो मैक्स प्लांक ने बताया था एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, फोटोन का जो ऊर्जा है वो E बराबर उन्होंने बताया था एच न्यू। क्या बताया था? न्यू क्या है तो बता सकते हैं आप लोग? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। न्यू क्या है बाबू? न्यू क्या है बाबू? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, विकिरण की ऊर्जा, आवृत्ति। तो ये न्यू क्या है आपका? ये न्यू है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, विकिरण की आवृत्ति। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि सर ये ऊर्जा चाहे फोटोन का एनर्जी हो या वर्क फंक्शन हो, इस दोनों का मेजरमेंट जो होता है उसके लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वह यूनिट यूज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है यूनिट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोगों ने सुना होगा। मैं आपसे पूछूं कि रे बाबू ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो आप कहेंगे, बोलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? बहुत बच्चा लोग हड़बड़ा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, गाल पे हाथ धर के बैठा हुआ है एकदम शांति भाव से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका भाव एकदम एक्टिव होना चाहिए। रेडी हैं? तो मैंने क्या बोला अभी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो हमारा जवाब होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। जो छोटे छोटे पार्टिकल के ऊर्जा का जो का मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, उसके लिए यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट यूज करते हैं? तो सारे बच्चे ब्रह्मांड में जानते हैं एनर्जी का ऐसा ही यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे कण के ऊर्जा को जो मापा जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कोई संबंध होता होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या संबंध है, आप में से कौन बताएंगे? मेरी लड़की लोग का ग्रुप सफासट है, खाली फुल मस्ती में ज़िंदगी जी रही है ये लोग, लगता है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई लिखते हैं, भी कैपिटल लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिनोट ऐसे करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या ये याद था ना आप लोगों को?
कितने लोगों को याद था? हाथ उठाइए। अब सबको याद आ गया। ये खुशी की बात है कि सबको याद आ गया, अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। क्या है सर? हम लोग का कोमल कोमल ब्रेन है, स्लिप कर जाता है कभी कभी, क्या कीजिए। लेकिन बोलने के बाद याद आ जाता है, ये अच्छी बात है। ये क्या है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बात हो गई आपका पिछले क्लास के डिस्कशन का सारांश, समरी के रूप में मैंने याद दिला दिया, क्योंकि बार बार जब आगे चर्चा करेंगे इसी बात को यूज करेंगे, इन सारी बातों का यूज बार बार होना है। तो सबको ताज़ा हो गया दिमाग में? हाँ, ये काम मैंने कहा था सेल्फ रूम से करके आना है। लेकिन मैसेज ऐसे टाइम में करते थे हम किए कि जिसमें बच्चा लोग एकदम, अब है कि जैसे मैसेज देखेगा उसको याद आ जाएगा, उस समय फ्री टाइम है, ज़रूर रिवीजन कर लेगा। एकदम टाइम देख के रात में किए थे मैसेज कि बच्चा भी मैसेज देखेगा, जो रिवीजन नहीं किया होगा फिर जाएगा रिवीजन करने के लिए। लेकिन बच्चे हमारे बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। आपस में बच्चे चर्चा करने लगे। हम तो उस समय खाना बना रहे थे, उस समय तो हम लोग खा रहे थे, उस समय हम लोग मेस में गए थे, तो कैसे पढ़ते हैं? अच्छी बात है, जब आप व्यस्त हैं तो कैसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन हमको पता है, आर यू रेडी? आगे बढ़ूं? सर हमारे पास अब बातें आ रही है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ। तो यहाँ पर जो वर्क फंक्शन बोला गया था, जिसमें आपको बोला गया था कि ये जो रेडिएशन वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, इस रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, न्यू का मान, ये न्यू का मान डिफरेंट है। चूँकि सन से जो लाइट आ रहा है या जो सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर उसको 7 पार्ट में बांटा गया है। तो उसमें से फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने के कारण सभी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए यूजफुल नहीं होता है, सभी हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कुछ फ्रीक्वेंसी है जो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे सपोज करो कि पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता है, सपोज कर लिया, और हमें जो रेडिएशन से जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या इमिशन होगा? तो कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए कि नहीं? तो 10 वोल्ट एनर्जी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने वाला जो फोटोन होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वह फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस न्यू का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको न्यू नोट से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कहते थे थ्रेशोल्ड। क्या बोलते थे? शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको देहली आवृत्ति। मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो फोटोन इंसिडेंट होगा उसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब देखिएगा, अब इस न्यू का मान लेस देन न्यू नॉट हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी छोटा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन इंसिडेंट होगा तो वहाँ पर इमिशन नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर कहूँगा नो इमिशन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब यदि न्यू का वैल्यू न्यू नॉट के बराबर है
तब इमिशन होगा, छोटा है तो इमिशन नहीं होगा, बड़ा है तो भी इमिशन होगा, बड़ा है तो भी क्या होगा, इमिशन होगा। मतलब उस बैरियर को तोड़ने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है और हमको 12 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, तो वह इमिशन होगा। लेकिन इमिशन होने के बाद अतिरिक्त ऊर्जा जो उसको मिला, एक्स्ट्रा जो एनर्जी मिला, उसका कुछ काम होगा कि नहीं, वह प्रोवाइड करता है काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन आएगा वहाँ पर वो इमिशन भी होगा, इमिशन भी होगा और मोशन भी होगा, गति भी होगा, दोनों क्रिया होगा। इसमें सिर्फ ओनली क्या होगा, ओनली इमिशन होगा। क्या होगा? ओनली इमिशन होगा, सिर्फ उत्सर्जन होगा। ओनली इमिशन, सिर्फ उत्सर्जन होगा जब फ्रीक्वेंसी का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, और जब फ्रीक्वेंसी का मान थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटा हो जाएगा तो ना इमिशन होगा ना फोटो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। लेकिन जब उससे बड़ा फ्रीक्वेंसी आएगा तो भाई मेरे इलेक्ट्रॉन इमिट भी होंगे और मोशन भी करेंगे, राइट। और मोशन करेंगे तभी ना करंट मिलेगा, क्योंकि वी नो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तभी हमें विद्युत धारा मिलेगा। तो सोलर प्लेट में इलेक्ट्रॉन निकल जाए सिर्फ तो कोई उपाय नहीं है, कोई फायदा नहीं। इलेक्ट्रॉन निकल कर गति करने लगे तभी वो फायदा है वहाँ पर, राइट। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग से पूछे कि मोशन करेगा तो उसमें कौन एनर्जी की बात होगी? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया गया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। किस पर डिपेंड करेगा? करेगा डिपेंड कॉन्फिडेंस के साथ। फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा तो ऊर्जा भी बढ़ते जाएगा, और ऊर्जा का मान बढ़ेगा, एनर्जी का मान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, राइट। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी का, बात मैं छोड़ता हूँ। दूसरी बात अब यहाँ पर है इंटेंसिटी। क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, विकिरण की तीव्रता। क्या बोलेंगे? विकिरण की तीव्रता। अब देखिएगा, हमारे कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, सर हैसनी अंग्रेजी हिंदी नहीं लिख लो, तो हमको पता है ये सब समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, अब लोग उतना भी लो नहीं जाना है, राइट। और जो कुछ नहीं बुझ रहा था वो फील्ड छोड़ चुका है, जो पूछने समझने लायक है वो फील्ड पकड़े हुआ है। तो विकिरण की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो ये था कि यूनिट टाइम मतलब समझ रहे हैं आप लोग। 1 सेकेंड का बात करें तो यूनिट टाइम में जो इंसिडेंट फोटोन जो आपतित होगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। इंसिडेंट फोटोन, आपतित फोटोन की जो संख्या होगी उसी को कहते हैं इंटेंसिटी, राइट। अब यही बात, दूसरी बात है कि सर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगा, मतलब लाइट आएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है उसका? फोटो इलेक्ट्रॉन उसका नाम है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा कब? जब फोटोन की संख्या, आपतित फोटोन की संख्या बढ़ेगा। यदि 10 फोटोन आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन इमिट भी होगा। 20 फोटोन आएगा तो 20 इलेक्ट्रॉन भी इमिट होगा। 100 फोटोन आएगा 100 फोटोन निकलेगा भी, राइट। तो 1 सेकंड में निकलने वाले फोटोन की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं रेट ऑफ इमिशन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन की दर। क्या बोलते हैं? तो उत्सर्जन की दर जो है, मैंने 1 सेकंड में
अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकले तो एक सेकंड में आने वाले फोटोन की संख्या भी अधिक से अधिक हो। तो जितना अधिक फोटोन एक सेकंड में आएगा उतना अधिक एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब रेट ऑफ इमिशन, क्या बोलेंगे हिंदी में, उत्सर्जन की दर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी पर? किस पर? हाँ, नंबर ऑफ फोटोन जो आपतित होगा उसकी संख्या पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग कहेंगे रेट ऑफ इमिशन डिपेंड्स अपॉन, तो ये जो रेट ऑफ इमिशन हिंदी में कहते हैं इसको उत्सर्जन की दर। उत्सर्जन की दर निर्भर करेगा किस पर? डायरेक्ट इंटेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पर। अब यहाँ पर रही बात, एक बाउंड्री बन चुका है और ये बाउंड्री हमारे लिए फिक्स्ड हो चुका है बाबू मेरे, ये लाइन हमारा फिक्स्ड है हमेशा कि फ्रीक्वेंसी का मान कम से कम कितना होना चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। उससे कम वाले फ्रीक्वेंसी वाले का यहाँ कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। हम लोग अंदर स्टूड हैं, समझदार हैं, समझ चुके हैं इमिशन करना है हमको, तो फ्रीक्वेंसी वाला का कोई चर्चा नहीं होगा। अब उससे अधिक या उसके बराबर या उससे अधिक एनर्जी वाला फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का जो दर है वो डिपेंड करेगा किस पर? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन फोटोन की संख्या बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन का दर भी बढ़ते जाएगा। अब कल्पना करो इस वायर से 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट का मान कुछ होगा। फिर इस वायर से 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट का मान बढ़ जाएगा घट जाएगा। फिर इस वायर से 500 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और बढ़ जाएगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा करंट का मान भी उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब करंट का वैल्यू डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्ट। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या घट जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ने घटने पर करंट के वैल्यू पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। करंट के वैल्यू पर प्रभाव पड़ेगा किसका? इंटेंसिटी का। कितना फोटोन आया उतना इलेक्ट्रॉन निकला। रेडी, आगे बढ़े? चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। सारे पीछे के क्लास को मैं आपके सामने ला के रख दिया। अब मेन क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आएगा बोर्ड एग्जाम में जो आपको आएगा वो क्वेश्चन लेके आता हूँ। राइट, आइए रेडी हो जाइए। रेडी, कलम तैयार, कॉपी तैयार, हाथ तैयार, मन तैयार, दिमाग तैयार। गप नहीं, 4 बार आपको नहीं बोलेंगे कि लिखिए, और 1 मिनट रुकेंगे भी नहीं। पेज भरेगा, हम पेज चेंज कर देंगे। अब बोले कि रुकिए सर, उसका हड्डी तोड़ देंगे।
2023 में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और इसमें 2 ऑब्जेक्टिव भी आएगा, मतलब 2 4 नंबर फिक्स्ड हो रहा है आपके। अब आप कितना प्यार से सुनेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। रेडी हैं? शुरू कर दें लिखना। सर इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने सुन चुका है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी तुरंत आपने सुना था कि सर रेडिएशन आपतित होंगे, इंसिडेंट होंगे मेटल प्लेट पर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो ये जो घटना है, फेनोमेनन है, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट के इंसिडेंट हो और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो तो उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? और उस फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो करंट मिलेगा उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे उसको? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बातों को एक स्पीड में हमको लिखना है। आप लोग रेडी रहिए, फटाफट दे जाइएगा। When radiation of suitable frequency, सभ्य वाला ने radiation of suitable frequency incident on metal plate and free electron emitted, then that phenomenon is called photo electric effect। जब उचित आवृत्ति का विकिरण मेटल सरफेस पर आपतित होता हो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्री इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। हम लोग समझ चुके हैं सभी बातों को, संतुष्ट हैं हम लोग? चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ूं? चलिए, अब इसमें रहा इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम metal surface is called photoelectron। अब चेंज कर दीजिए।
धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। Current is obtained due to flow of photoelectrons is called photo electric current। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण प्राप्त विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब यहाँ से हम लोग स्टेप को आगे करेंगे, चेंज करेंगे। आप यहाँ से तैयार हो जाइए जल्दी से। पेज चेंज कर दूँ, कोई रुकना नहीं कहिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आदत है आप लोगों का। There are following laws. Number 1, if frequency of incident radiation is less than threshold frequency, then
there is no emission of electron takes place. साफ शब्दों में इसको हम लोग समझ चुके हैं, इसमें समझाने के लिए हमें कुछ नहीं बचा है। अभी तक जो हम लोग बेसिक शुरू में जो डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए कि आगे हमको ज़्यादा बकना ना पड़े, तो फिर भी बोलते जाएंगे। आप जान रहे हो कि यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू नॉट से छोटा हो तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। चलिए नंबर 2 में आप बच्चे क्या कहने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट लॉ में बोला जाता है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप 5 पॉइंट्स को लिखेंगे। वो सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने कुछ देर पहले सुन चुका है, उसको सजा के लिखना है। एग्जामिनेशन में आता है इसी तरह से, मतलब मैं यहाँ शॉर्टकट में इसको, इस लाइन को शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो आप इसको इसको लिख सकते हो। फॉर emission of electron न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए, उत्सर्जित कराने के लिए विकिरण की जो आवृत्ति है वह आवृत्ति दैलीय आवृत्ति के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो उत्सर्जन होगा। चल, बहुत अच्छा बात। नंबर 2 में हम लोग आएंगे। अभी बातें आपको समझाया गया था, गौर से देखेंगे, माइंड में सेट करेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने से और इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा वायर में तो करंट मिलेगा। क्या मिलेगा? करंट। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बोलें या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलें, वह दोनों डिपेंड करेगा किस पर? इंटेंसिटी पर। किस पर? इंटेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करेगा? थोड़ा सा गंभीर होकर बोर्ड को पढ़ा कीजिए लाइन को। दोनों लाइन अलग अलग है। एक हो रहा है कि कब नहीं होगा और दूसरा नीचे वाला लाइन है कब होगा। कि भैया बुझलो? बुझली सर? हाँ बुझ गली सर, ठीक। आइए, तो जो बातें अभी बोल रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्लीज़ वो सेंटेंस को जान लिखने जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रकाश विद्युत धारा का मान या इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर। 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा? जितना ज़्यादा उत्सर्जित होगा उतना अधिक करंट होगा। और उसका मान डिपेंड करेगा क्या? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। किस पर डिपेंड करेगा? डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या घट जाए, करंट पर कोई इफेक्ट।
तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट और रेट ऑफ emission of electrons या इलेक्ट्रॉन लिखे फोटो इलेक्ट्रॉन बोले is directly proportional to the intensity of radiation या incident radiation। प्रकाश विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। मतलब इंटेंसिटी डबल कर देंगे तो रेट ऑफ इमिशन भी डबल हो जाएगा, इंटेंसिटी ट्रिपल हो जाएगा तो रेट ऑफ इमिशन भी ट्रिपल हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करेंट does not depend upon intensity प्रकाश विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। प्रकाश विद्युत धारा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। और लिखने के ये लाइन नीचे वाला नहीं लिखेंगे, जब भी लिखने कहेगा जो लाइन नहीं लिखना है आपको परीक्षा में, सिर्फ समझने के लिए लिखवा रहा हूँ, वाइट कलर में लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। हो ये लाइन सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये लाइन है, लेकिन लॉ लिखने कहेगा तो उस लाइन को हमको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। लेकिन वो लाइन वहाँ बगल में रहने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसका जवाब देने में हमें हेल्प मिलेगा। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी। क्या रही बात? काइनेटिक एनर्जी। इसकी बात रही काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन का। किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन का। किसका? उस पर अब स्टेटमेंट चलेगा। तो आपने अभी देख लिया था
कि एक्स्ट्रा एनर्जी जितना इलेक्ट्रॉन को मिलेगा वर्क फंक्शन के अलावा, वही उसको क्या प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी। फोटोन 50 आ जाए कि 200 आ जाए कि 2 लाख आ जाए, काइनेटिक एनर्जी से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कराता है और उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वह एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। दूसरे फोटोन का एनर्जी पहले एक इलेक्ट्रॉन को कोई मतलब नहीं है, दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तीसरा फोटोन तीसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा और वहाँ से वो आगे चलेगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग तीसरा पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, आप लोग बोलिए आगे क्या लिखें, क्या लिखें बोलिए, काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लेकिन वहाँ कंडीशन फिक्स्ड है, जो फ्रीक्वेंसी का मैं चर्चा कर रहा हूँ, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण के आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। निर्भर का मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा निर्भर कर गया, यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझना है। क्या समझना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझना है। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ नोट करके लिखते हैं एक बात, फिर वही उजला कलर से लिखते हैं। इफ़ न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, समझ गए क्या लिखा मैंने? इंसिडेंट विकिरण की आवृत्ति है न्यू, इक्वल होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहलीय आवृत्ति के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये बात को याद रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए। फोटोन आपतित तो होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, लेकिन यदि वो जो फोटोन आपतित हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वह दहलीय आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, गति नहीं करेगा, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे?
जीरो। हिंदी वाला भी इसको ऐसे लिख लो शॉर्टकट में, ठीक है। ना रोएगा तो लिख देते हैं। यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू का मान देहली आवृत्ति न्यू नॉट के बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा शून्य होता है, जीरो होता है। चलिए नंबर 4। अब पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच क्या संबंध है। कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इंटेंसिटी चाहे बढ़ा दे या घटा दे, इंटेंसिटी बढ़ जाए या घट जाए, काइनेटिक एनर्जी पर उसका कोई प्रभाव, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए, फोटोन की संख्या घट जाए या फोटोन की संख्या बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 4 फटाक से लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके लिए क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता, इसका मतलब समझोगे नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी को पूछते हैं बगल में, तो यहाँ लिखा हुआ है इकाई समय में आपतित फोटोन की संख्या को ही हम लोग बोल रहे हैं इंटेंसिटी। हिंदी में फोटो इलेक्ट्रॉन का गति आपतित विकिरण के साथ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर निर्भर नहीं करता है। इंटेंसिटी बढ़ने घटने पर काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चेंज करूं? बहुत तेज आप लोग हो गए, तेजी से लिख लेते हैं एकदम बहादुर। चलो टाइम के बारे में बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले। इलेक्ट्रॉन
इमिट करता है किसी मेटल सरफेस से, तो इमिट होने का जो प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब क्षणिक है। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक समय लग सकता है। एनर्जी मिला उसको और इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब उसके बीच जो टाइम होगा, टाइम लैग 10⁻⁹ सेकेंड। वो टाइम कितना होता है? 10⁻⁹ सेकेंड। मैंने 1 सेकेंड को 10⁻9 से भाग दो तो समय को नेग्लिजिबल मानेंगे कि नहीं? वही कह रहा था, प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंस्टेंटेनियस। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया क्षणिक होता है। तो वह टाइम कितना लेता है? तो टाइम लैग the time lag between incident of photon and emission of electron is 10⁻⁹ सेकेंड। फोटोन के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने के बीच समयांतराल लगभग 10⁻⁹ सेकेंड होता है। ये था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ क्या क्या हैं ये आपको बताया गया। अब इसमें हमारे पास आएगा एक न्यू पॉइंट, डिराइव आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी बताया है। किसने? आइंस्टीन साहब ने बताया है। और आइंस्टीन साहब ने जो थ्योरी बताया उन्होंने हेल्प लिया क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी का उन्होंने हेल्प लिया। और हेल्प लेकर आपको उन्होंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। वो इक्वेशन क्या है उसको डिराइव करना है। राइट, आगे बढ़ूँ तो थोड़ा सा सुनेंगे। अब हम लोग बच्चे लोग ध्यान देंगे। हेडिंग बना देते हैं, उसके बाद गप शुरू करेंगे।
derive Einstein's photoelectric equation। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में जानना है तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, सब चीज़ हम लोग सुन चुके हैं। ये जो पहला और दूसरा लेक्चर हुआ है आपका, ये बड़ी काम का चीज़ हुआ है। बाकी आगे जितना भी गप करेंगे सब का वही लेक्चर आपके लिए यूजफुल है। लेकिन आपका वीडियो सिर्फ ओनली वन लेक्चर है कि नहीं है? लेकिन वह ओनली वन लेक्चर में ही पूरा समरी आपके साथ जमा है। तो चलिए उसको हम लोग फॉलो करने का कोशिश करेंगे, जो बच्चे क्लास नहीं किए थे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बात को यहाँ पर दोबारा रिपीट करते हुए आगे चलें। मेरी ये पॉलिसी है, ये मेरी सोच रही है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे सामने बैठे हुए चेला चेली सब अपने कैरियर के लिए कितना व्याकुल है ये पता है। जब तक धक्का ना मारो एक कदम भी चलाने के लिए तैयार। ख्वाब बड़ी बड़ी आसमान को छूने का है, बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने का ख्वाब है, लेकिन बिना धक्का मारे एक कदम नहीं चलेंगे, ये भी सच लग रहा है। तो चलिए धक्का मारने का काम हम कर रहे हैं, समय मिलेगा धक्का मारते रहेंगे। चक्का फ्री रखिएगा, धक्का मारने पर लुढ़क जाए जरूर। चक्का जाम हो जाएगा तो धक्का मारने पर भी नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए ग्रीसिंग करवाते रहिएगा आप लोग। बढ़ूँ आगे? हाँ, यहाँ पर बहुत सिंपल सा बात है। हेलो, आइंस्टीन साहब ने 1905 ईस्वी में, कब? बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हाल ही फिलहाल का गप है। मतलब 1900 है तो 20 के पहले ना है, तो नज़दीक का बात है। 1905 ईस्वी में किसने? आइंस्टीन साहब ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी का हेल्प लेते हुए, हेल्प लेने का मतलब है कि मैक्स प्लैंक ने कह दिया था कि रेडिएशन का जो एनर्जी है कण के रूप में है, फोटोन है, और उसका एनर्जी आता है E बराबर h²। उस कंसेप्ट का अप्लाई करते हुए मैक्स प्लैंक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए उन्होंने इक्वेशन दिया था, जिसको हम लोग कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इस कंसेप्ट में फोटो इलेक्ट्रिक जो सोलर प्लेट है उसके करंट का वैल्यू क्या होगा नहीं होगा उसको समझने बुझने के लिए यह इक्वेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। तब यहाँ से इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था आइंस्टीन साहब को 1916 ईस्वी में। कब मिला था? 1916 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से वह सम्मानित हुए थे। तो ये सब हालांकि आप जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपके 12th के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। लेकिन चलिए जीके जीएस भी भविष्य में हमको कोई भी कंपटीशन देने जाएंगे वो भी मेरे सामने खड़ा रहेगा। आगे बढ़े, देखा जाएगा सर बाद में, पहले बोर्ड तो निकाल लें। आगे बढ़े, अब सुनेंगे यहाँ पर। तो आइंस्टीन साहब ने क्या कंसेप्ट अप्लाई किया था? उन्होंने अप्लाई किया था कि ये जो फोटोन का एनर्जी आया और मेटल सरफेस से टकराया तो वो एनर्जी दो रूप में खर्च हो गया। सुन पा रहे हैं क्या? और वो सारी बात आप पहले सुन चुके हैं। और दो ही चीज़ यहाँ भी हुआ था। एक हुआ था इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च होगा, वर्क फंक्शन, क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में जो एनर्जी खर्च हुआ था वर्क फंक्शन फाई नॉट, और निकल जाने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा वह उसको गति प्रदान करेगा। क्या करेगा? मोशन प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी। तो फोटोन का एनर्जी दो भागों में बट गया, दो जगह वो खर्च हुआ, एक वर्क फंक्शन के लिए और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के लिए। और दोनों को मैंने आज शुरू में ही समझा दिया था, दोनों को याद दिला दिया था।
अब दोनों को जोड़ेंगे तो वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा, विथ द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अप्लाई करेंगे तो वह मुझे यही बताता है कि जितना एनर्जी आएगा उतना ही एनर्जी खर्च होगा। और ये खर्च होने का कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं, एक वर्क फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो आइंस्टीन साहब ने क्या किया, दोनों एनर्जी को जोड़ के मैक्स प्लांक का थ्योरी जो था फोटोन का एनर्जी उसके बराबर करके इक्वेशन ला दिया, हो गया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो जब उन्होंने दिया तब उस समय बड़ी बात थी। आज का युग बदलते जा रहा है मॉडर्न ज़माने में, अब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। लेकिन पहला दिन जब बोला तो नाम तो उन्हीं का ना होगा। हम लोग अब बड़का बड़का दिमाग लगा लें, थोड़े नाम होने वाला है। मतलब उसी थ्योरी को 4 बार बोल देंगे क्या, वहाँ आइंस्टीन का नाम हट के ललन कुमार हो जाएगा? होगा नहीं रे? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू थ्योरी भविष्य में हो जाएगा क्या? अब मैं करूँ, एक्सप्लेन करूँ इसको? इस लाइन का हिंदी सब समझ गए ना कि हिंदी लिखेंगे? मस्ती करने वाला बच्चा हरदम मौका खोजता है कि सेकेंड मौका मिले ना मस्ती करके दिखा देंगे। चलो कोई बात नहीं है, लाइफ है, एंजॉय कर लेना है। सबको एक दिन दुनिया छोड़ के जाना ही है, ये दुनिया में रहने को आया नहीं है। तो जब तक है मस्ती ले लो। ये मानव जीवन दोहरा के आएगा कि नहीं आएगा कोई कहना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिलता है क्या रे? हाँ, जितना मस्ती करना कर लो। सही बात है ना? हाँ, कदा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मूड चेंज हो गया आप लोगों का? मूड चेंज हुआ ना? आइए टू द पॉइंट। अच्छा, इसको डिराइव करने में मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, खिचड़ी का व्यवस्था किया, चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ूं? चलिए, बहुत सिंपल बात है। इन 1905 आइंस्टीन proposed photoelectric effect with the help of Max Planck quantum theory, right? 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी के मदद से प्रकाश विद्युत प्रभाव
का व्याख्या किया था। तो क्या उन्होंने बताया था, तो क्या कहा था बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक के अनुसार, हिंदी लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक के अनुसार एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू, फोटोन का ऊर्जा बराबर एच न्यू। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको हिंदी वाला भाई बच्चा सब लिख लेगा इतना सा, इस सब में इंग्लिश वर्ड हिंदी क्वेश्चन करेंगे हम। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं यहाँ पर कि रहता है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन लिखिए, इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन are used into two ways. Number one, work function. In work function, phi naught, and number two, provide kinetic energy of photoelectrons. आपतित फोटोन की ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है या उपयोग में लाया जाता है, खर्च होती है। पहला हो गया कार्यफलन में, कार्यफलन का सिंबल था फाई नॉट में, और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो आइंस्टाइन साहब का ये एक्सप्लेनेशन था, उनका कहना था कि मैक्स प्लांक ने जो बताया है कि फोटोन की एनर्जी E बराबर एच न्यू होता है, ये एच न्यू दो जगह दो रूपों में खर्च होता है। एक खर्च होता है वर्क फंक्शन में और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी में। फोटो इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है उस काइनेटिक एनर्जी के में खर्च होता है। तब ये बात बोलने के बाद उन्होंने अप्लाई किया ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उन्होंने अप्लाई किया।
और उसको अप्लाई करके उन्होंने एक इक्वेशन प्राप्त किया, जिस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? चेंज करूँ पेज। From the principle of conservation of energy, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। इसका हिंदी लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। अरे लेला ले कुछ है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हम लोग कह पाएंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। पतित फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा। तो इसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे, इक्वेशन अब लिखेंगे, उसको हिंदी इंग्लिश सब एक होगा। कॉमन कलर कर देते हैं। अपतित फोटोन की ऊर्जा E या एच न्यू डायरेक्ट लिखते हैं, इज इक्वल टू कार्यफलन होता है फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है E के। एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस E के। उन्होंने पहला स्टेप लिया जहाँ पर where Ek is the kinetic energy which is equal to half mv square। अब यहाँ पर से देखोगे बाबू लोग, हम लोग कुछ देर पहले देख लिए थे, इफ़ न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, ध्यान देना, इसको इंग्लिश हिंदी सब एक साथ लिख लीजिएगा। न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, देन याद कीजिए जल्दी से, देन ई के इक्वल टू 0, जल्दी बोलो है ना। जब इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, गति नहीं करता है। तो जब गति नहीं करेगा काइनेटिक एनर्जी 0। तो कहेंगे इफ न्यू इक्वल टू न्यू नॉट देन काइनेटिक एनर्जी इज 0। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या बोलेंगे? 0। वेलोसिटी भी इक्वल टू 0। देन
फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको एक कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर h रहेगा, न्यू को हटा के क्या लिखेंगे, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है तुम्हारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति, बराबर हो जाएगा फाई नॉट प्लस 0 h न्यू को हटा के न्यू नॉट, फाई नॉट प्लस ई के काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहाँ से आपको फाइनली मिल गया फाई नॉट इक्वल टू h न्यू नॉट। आपका जो वर्क फंक्शन का फार्मूला लेते थे उसको भी आइंस्टीन साहब ने प्रूव करके बताया था कि वह वर्क फंक्शन कितना होगा। तो इस इक्वेशन उसको किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई नॉट इन इक्वेशन 1। फाई नॉट का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पर फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से लिखेंगे h न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई के। तो यहाँ पर आप देखोगे h न्यू अपने जगह पर रहेगा, इक्वल टू फाई नॉट के जगह h न्यू नॉट पुट करेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m भी स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से एक लाइन आगे बढ़ेंगे तो पेज चेंज करने की ज़रूरत होगी। तो आप लोग भी तैयार हैं ज़रूरत चेंज करवाने में? वाह रे चेला साहब। हो गया, आगे बढ़ें, पेज चेंज करें। तैयार हैं आप लोग? क्या यहाँ से यहाँ तक आने में किसी भी लाइन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? जो भी बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो जल्दी क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाय रे गधा सब नतन। चलिए, किसी बच्चे को कुछ तकलीफ है जल्दी पूछिए। एक बच्चा पूछने के लिए तैयार है, छोटू। कौन है छोटू? बोलो क्या दिक्कत है बाबू?
हाँ बोलो क्या दिक्कत है? आए? चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आप देखोगे गौर से, हाफ एम भी स्क्वायर यदि लिखना चाहेंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगा। गौर से देखिएगा। अब इसमें हम बच्चे लोग अनुभव करेंगे, हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, तो न्यू माइनस न्यू नॉट होगा कि नहीं होगा? तो ये लाइन ही हमारा मेन इक्वेशन हुआ। इक्वेशन थ्री इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के मदद से आइंस्टीन साहब ने हमें बताने का कोशिश किया, जो बातें बहुत देर से पहले बोला गया था। गौर से सोचिए, विचार कीजिएगा। इस लाइन से क्लियर हो रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी है, एच कांस्टेंट है, तो यहाँ से बोल सकते हैं इस लाइन से काइनेटिक एनर्जी ई के इज प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये बातें हम लोग बोल सकते हैं। वह कौन फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड से जो आगे जाएगा। थ्रेशोल्ड से नीचे वाले का कोई गप नहीं है। थ्रेशोल्ड से जो आगे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब यहाँ पर इसको दूसरे रूप में हम लोग कहेंगे। सर लाइफ में हम लोगों ने पढ़ा था, रेडिएशंस का जो स्पीड होगा, लाइट का जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, c इक्वल टू न्यू लेमडा। आपने लाइफ में सुना होगा। मतलब इस इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी के रूप में तो लिख ही लिए, अब इसको हम लोग लिखना है वेवलेंथ के रूप में। यदि आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कर पाएंगे? तो यहाँ से देखिएगा, हम लोग न्यू इक्वल टू लिखेंगे c बाय लेमडा। बोलो हाँ या ना? वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है? लेमडा है। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। मतलब जहाँ पर लेमडा का वैल्यू छोटा होगा फ्रीक्वेंसी का मान बड़ा होगा, और जहाँ लेमडा का मान बड़ा होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी छोटा होगा। तो आप गौर करके देखेंगे, इसके बदले हम लोग न्यू नॉट यदि लिखें तो मुझे लिखना होगा c बाय लेमडा नॉट। जल्दी बोलिए हाँ या ना? तो माय डियर बच्चों, न्यू नॉट को आपने कहा था, कुछ न कुछ कहा था, और वो क्या कहा था याद है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू, है ना सर? यदि न्यू नॉट मिनिमम है तो लेमडा तुम्हारा मैक्सिमम होगा। जल्दी बोलो, राइट? तो लेमडा दो को यहाँ पर मिला, एक लेमडा मिला, एक लेमडा नॉट मिला। फ्रीक्वेंसी भी दो को मिल रहा है, न्यू और न्यू नॉट। न्यू नॉट हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेमडा नॉट हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या हो गया ये? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इस मैक्सिमम वेवलेंथ का स्पेशल नाम हो जाएगा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
शुद्ध हिंदी में कहेंगे इसको देहली तरंग दैर्घ्य। अब आपको कंफ्यूज कराएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वेवलेंथ भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। पहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू बताया गया और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। तो ये बातें कंफ्यूज कराता है ऑब्जेक्टिव में, भविष्य में जाकर बच्चों को परेशान करता है। अब चले आइए इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें, तब हमारा ये इक्वेशन चेंज होके क्या बन जाएगा, हाफ mc/v स्क्वायर इज इक्वल टू h। c कॉमन हो जाएगा दोनों में, गौर से देखो, न्यू में भी लिखेंगे c बाई लेमडा, न्यू नोट में लिखेंगे c बाई लेमडा नोट, तो c कॉमन हो जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नोट। तो यहाँ से हमारा गप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर भी देखोगे आप लोग, एक लाइन को गौर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू hc 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। 3 and 4 are the आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पूछ देता है राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, इसको लिखेंगे, राइट। यस सर। इसका हिंदी बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। और सारे बच्चे होशियार हो तो ले ला ले ली, कोई नहीं है। हिंदी क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वास्तव में ले ला ले ली है, लिखिए देते हैं एक लाइन, लिख लेगा। यदि आप लोगों ने अभी तक समझ लिया तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो, रेडी? किसमें है कितना दाम देखते हैं। हेलो, फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, हिंदी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए पहला नंबर लिखता हूँ, ए और बी लिखता हूँ, ए और बी। आप दो ऑप्शन में एगो सही बोलना है ना, 3 ऑप्शन देते हैं। लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नॉट, लेमडा लेस और इक्वल टू लेमडा नॉट, और डी नंबर में लिखेंगे लेमडा ग्रेटर और इक्वल टू लेमडा नॉट। चलिए, इतना देर में बातें सुन लिया था मैंने। सर, आप लोगों को एक पेज निकाल के दिखाता हूँ।
था कि नहीं? ये लाइन आपको दिख रहे हैं? तो आपको याद आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा है? हाँ, कौन सा बोलिएगा? हाँ, ए बी सी डी, कौन सा? सबसे नीचे डी। आप लोग को भूख भले लगा है, बौला है भूख भूख बोलने में, लेकिन वास्तव में किसी का जान जा नहीं रहा है। जो सिखा रहा हूँ वो सीखने के अलावा आप लोग अनावश्यक बातों पर ध्यान दे रहे हैं और मैक्सिमम बच्चों का गलती आंसर हो गया एक झटके में। तो प्लीज़ आप बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में मुझे भी चिंता है, आप कितना क्या बर्दाश्त कर सकते हैं ललन कुमार को पता है। अब बनावटी ढोंगी कीजिएगा तो उसको हम सुनेंगे नहीं, ठीक है ना? हाँ, क्लियर हो गया बात यहाँ पर? अच्छा, क्योंकि आपने अभी तुरंत देखा था अ न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो यहाँ पर उल्टा चलेगा। यहाँ पर देखे थे न्यू ग्रेटर और इक्वल टू न्यू नॉट, तो इसमें आ जाएगा लेमडा लेस और इक्वल टू लेमडा नॉट, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम से बड़ा होना चाहिए और मैक्सिमम से छोटा या बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस। मैक्सिमम के बराबर या उससे कम ना लेमडा का मान, एक फ्रीक्वेंसी का मान मिनिमम के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब गलती नहीं होगा, गलती नहीं होगा इस क्वेश्चन में। हाँ हाँ, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय। शांति से 2 मिनट।